हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन वायर। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहे थे कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन स्वदेशी प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन, ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन की गूंज कैसे सुनाई दी थी? आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन की गूंज कैसे सुनाई दी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन। बंगाल के विभाजन से देश भर में आक्रोश की लहर फैल गई और इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन भारत में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है तथा इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया। ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन करने के फैसले की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया। ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्टर करेंगे तो हम अपने श्रम से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अठारह सौ 90 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्टर करेंगे तो हम अपने श्रम से कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तिलक ने ही मराठा भाषा में केसरी 1881 में और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक अखबार निकाला, जिसमें ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचना की तथा मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में आरंभ किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठा समाचार पत्र केसरी और आज तक प्रसारण में है की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष हुई थी? केसरी का प्रकाशन हुआ था 1881, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कहाँ कैद किया गया था जहां उन्होंने 6 वर्ष की सजा काटी थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मांडले।
जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 ईस्वी में काला पानी भेज दिया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में रंगून में कैद कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा काटी। यहाँ आंसर में सी दिया है तो आंसर ऑप्शन में सी में मांडले है और यहाँ 1908 में बता रहा है कि रंगून में उनको कैद किया गया था। इस हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए राइट। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 1916 में कितने होम रूल संघ बनाए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए 2। 1907 में कांग्रेस संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबाव बन गया जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। 1915 में दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए और दोनों संगठनों ने देश के प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। 1916 में 2 होम रूल आंदोलन चलाया गया। पहला तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ संधि किस वर्ष में हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1916। ऑप्शन सी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1916 लखनऊ समझौते में भाग लिए हुए पक्ष कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी कांग्रेस और लीग। कांग्रेस और लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है? किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक। 1890 के दशक में 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य जिनको कहते हैं, और लाला लाजपत राय जैसे ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी चरमपंथी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। तिलक ने भारत में पश्चिमीकरण के विरोध करने के लिए गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किए? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी में की थी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। 1906 में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में कहां पर? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 ईस्वी में कर्जन वाइली किसके हाथों मारा गया? 1909 में कर्जन वाइली किसके हाथों मारा गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदन लाल ढींगरा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कब? 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की गोली मार के हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक जहाज था। कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू की घटना 1914 में उस समय घटित हुआ था जब कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में पंजाब के 376 यात्री जापानी समुद्री जहाज कामागाटा मारू में बैठकर हांगकांग से रवाना हुए थे। जब यह जहाज योकोहामा पहुंचा तब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। जब यह जहाज वैंकूवर कनाडा पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। विभिन्न प्रतिबंधों के चलते जहाज को वापस भारत की ओर लौटना पड़ा। इसके बाद जब जहाज बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो यात्रियों और पुलिसों में झड़पें हुई। इसमें कुछ यात्री मारे गए और शेष को जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। उन्नीस सौ 20 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। एटक का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बम्बई में। यही एटक है, ठीक है। अपनी स्थापना के शुरुआती वर्षों में एटक गांधीवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा से अनुप्राणित रहा, परंतु बाद में इसमें वामपंथी विचारधारा का समावेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? सही उत्तर है वर्ष 1908 में। वर्ष 1908। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार बम कांड हुआ था और इस घटना में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, किंतु वे बच गए। इस बम कांड में कनेडी की पत्नी और पुत्र मारे गए। यहाँ पे दिया है पुत्र, ऐसे हर जगह मिलता है पुत्री, ठीक है। अगस्त 1908 में 17 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। कितना उम्र था इनका? 17 वर्ष था मात्र। तथा प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय
किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। इस संस्था से जुड़े जतिन दास जिसकी 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गई थी, इसकी प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से कार्यकर्ता ने लंदन में प्रयुक्त प्रवर समिति में सार्वभौमिक मताधिकार की हिमायत करने के लिए एनी बेसेंट का साथ दिया? सही उत्तर है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने लंदन में संयुक्त प्रवर समिति में सार्वभौमिक मताधिकार की हिमायत करने के लिए एनी बेसेंट का साथ दिया। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के प्रमुख नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन 1925 पद पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की कार्यसूची को किस वर्ष में और कहां पर अपनाया गया है ना? पूर्ण स्वराज का 1929 लाहौर अधिवेशन ऑप्शन ए सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया। 1929 के लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद निम्न में से किस प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने सम्भ्रांत वर्ग पर मेहनतकश लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर हिंसा का आरोप लगाया। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत में उनका पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। तो यहाँ पे 1916 में महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण भी दिए थे, उसी भाषण के दौरान आरोप लगाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सा ऐसा काम किया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल दिया? ऑप्शन है, उन्होंने समाज के सभी वर्गों को आंदोलन की ओर आकर्षित किया तथा इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने जमींदारों तथा बड़े व्यवसायों को आंदोलन से दूर रखा। उन्होंने जमींदारों तथा बड़े व्यवसायों को आंदोलन से बाहर कर दिया। उन्होंने क्रांतिकारी नेतृत्व से समझौता किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है,
ऑप्शन ए सही उत्तर है। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तथा 1917 से भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। 1920 में उनका पहला बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। गांधी जी ने समाज के सभी वर्गों को आंदोलन की ओर आकर्षित किया तथा इसे जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। धर्म, लीग, जाति, उम्र सभी बंधनों को तोड़कर लोगों ने गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ लेखक है और एक तरफ उनका कृति है। क्वेश्चन डिवाइड हो गया तो सही उत्तर ही देख लेंगे। मार्गरेट चटर्जी का है गांधी एंड हिज जूइश फ्रेंड्स। गंगा मुखर्जी, गांधी एंड टैगोर, पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड कंसाइंस। नेक्स्ट है भीखू पारीक, गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी। भीखू पारीक का है गांधी पॉलिटिकल फिलॉसफी। नेक्स्ट है एरिक एच एरिक्सन का है गांधीज ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेविड हार्डीमैन द्वारा लिखा गया है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, लेखक है डेविड हार्डीमैन। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स डेविड हार्डीमैन द्वारा लिखी गई है। डेविड हार्डीमैन आधुनिक भारत के एक इतिहासकार और सबाल्टर्न अध्ययन समूह के संस्थापक सदस्य हैं। इनका जन्म अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था एवं पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने गांधी जी के बारे में और भारतीय सामाजिक इतिहास पर विस्तार से लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं द नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम 1905 से 1919। इनका एक और रचना है द नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम 1905 से 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पे गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर पूरे भारत का सर्वप्रथम दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की जरूरतों और हालात को समझा। उनके प्रशासनिक प्रयास चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलन की सफलता के पश्चात गांधी जी का उदय भारतीय राजनीति में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1919 में अमृतसर। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। पहली बार गांधी जी कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में।
पहली बार शामिल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, किंतु अब तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश नहीं किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में किया गया था। अमृतसर अधिवेशन में उपस्थित होकर गांधी जी ने कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर गांधी जी का आधिपत्य रहा और इसी कारण इसे गांधीवादी युग कहा जाता है। गांधीवादी युग कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस पृष्ठभूमि के लिए चंपारण खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन आदि कारण है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करना था। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और राजनीतिक स्वतंत्रता को कम करना था। इस एक्ट की मूल भावना थी। ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसका उद्देश्य यह जांच करना था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं। इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे इस एक्ट को क्या कहा जाता है? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दिन की पहचान करें जिस दिन महात्मा गांधी ने भारतीयों से रॉलेट अधिनियम का अहिंसापूर्ण विरोध के रूप में मानने का आह्वान किया था। इस दिन का मतलब अपमान और प्रार्थना और बहिष्कार का दिन हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1916। 6 अप्रैल 1916 महात्मा गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया। अहिंसक विरोधी दिवस के रूप में और अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। सत्याग्रह सभाओं के माध्यम से 6 अप्रैल से रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु संगठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी जिसे कहते हैं हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी, तीनों ही होगा। 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में एकत्रित हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। सरकार ने इसकी जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया था। हंटर कमेटी के 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेज थे, जबकि 3 भारतीय, सर चिमन लाल, हरिलाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। इस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैसाखी के दिन हुआ था। नेक्स्ट है, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग दुर्घटना। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बायकॉट का विरोध चित्तरंजन दास के अलावा लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, मदन मोहन मालवीय एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया। मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधुओं ने विधान परिषद के बायकॉट का समर्थन किया। अच्छा, इसमें एक चीज देखना है, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर में जैसे बी और सी हो जाएगा तो आंसर ठीक। मोतीलाल नेहरू समर्थन किए थे, ठीक है, विरोध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? संकल्प लिया गया था ऑप्शन ए, नागपुर सत्र से। असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था नागपुर सत्र से। कांग्रेस के नागपुर सत्र में दिसंबर 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी 1920 नागपुर के ही अधिवेशन में संसदीय बोर्ड कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था। इस सत्र में असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव सी आर दास ने रखा था। इसमें यह घोषणा की गई कि वैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए थे। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए थे। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया।
प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है, जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर। संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था 1920, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? सही उत्तर है, तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 1921 में तिलक स्वराज कोष के लिए एकत्रित 1 करोड़ रुपए की धनराशि में 31.7 लाख रुपए बम्बई में एकत्रित हुआ था। लाला लाजपत राय ने पंजाब में घूम घूम कर 9 लाख रुपए एकत्रित किए थे। अन्य राशि विभिन्न उद्योगपतियों, कांग्रेसी नेताओं एवं सामान्य जनता ने तिलक स्वराज कोष में जमा किया था। नेक्स्ट है, कहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया, जिससे 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किसानों की एक भीड़ ने पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया और आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने का विरोध कांग्रेसी नेताओं CR दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस नेताओं ने। नेक्स्ट है कि भारत में खिलाफत आंदोलन डैश में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की के खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। भारत में खिलाफत का मुद्दा तुर्की में खलीफा के संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने अली बंधुओं के प्रयासों का समर्थन किया तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध कांग्रेस को मिलकर अभियान चलाने और स्वराज की मांग करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का समर्थन महात्मा गांधी से नहीं था? संबंध नहीं था।
निम्नलिखित में से किस अखबार का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, द लीडर। द लीडर का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी का है। द लीडर अखबार का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था। द लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजी में किया था। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन आदि समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। अल हिलाल को अब्दुल कलाम आजाद ने, गद्दर को लाला हरदयाल ने, बंगाली को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेलगांव 1924। बेलगांव 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र 1924 की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है और इस सत्र में अहिंसा और असहयोग के सहयोगियों को ब्रिटिश से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा गया। गांधी जी द्वारा अपने जीवन काल में एकमात्र बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में मुंबई में हुई थी एवं इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन बी, द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन पुस्तक लिखी है भगवती चरण बोहरा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन पुस्तक लिखी थी। इसका शीर्षक जो है वो हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का उद्घोषणा रखा गया था। काफी ही बड़ा है। शीर्षक क्या रखा गया था? हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का उद्घोषणा रखा गया था। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया था। 26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ शुरू किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA कहाँ शुरू किया गया था? कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। बंदी जीवन गाथा, जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्य पुस्तक की तरह कार्य किया, इसे सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना को रूपायित मतलब पुनर्गठन किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने किया था, अर्थात उन्होंने HRA का पुनर्गठन HSRA के नाम से किया। 1928 में HSRA की स्थापना दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में की गई।
और इसका पूरा नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी के प्रमुख संस्थापक सदस्य भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि थे। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली 8 अगस्त 1929 को सेंट्रल असेंबली आजकल की संसद में भगत सिंह ने अपने साथी बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त के साथ मारने के उद्देश्य से नहीं बल्कि बहरों को आवाज सुनने के लिए बम फेंका था। भगत सिंह के अनुसार बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया गया और उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदी जीवन गाथा जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्य पुस्तक की तरह कार्य किया को किसने लिखा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन गाथा जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्य पुस्तक की तरह कार्य किया, लिखे थे सचिंद्र नाथ सान्याल। सही है। किसने नेक्स्ट है किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना को रूपायित किया था मतलब पुनर्गठन किया था? तो ये किए थे ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद दिया तो चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा, भगत सिंह देगा तो भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए भगत सिंह। नेक्स्ट है भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने 1928 में दिल्ली में फिरोज कोटला में HSRA की स्थापना की। HSRA का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन बी ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे? तो इसमें नेता थे भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष। तो ए सी डी ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है कि 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली आजकल की संसद में उन्होंने अपने राष्ट्रवादी साथी बीके दत्त के साथ मारने के उद्देश्य नहीं बल्कि बहरों को आवाज सुनाने के लिए बम फेंका था। किसने फेंका था? सही उत्तर है ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? सही उत्तर है भगत सिंह सुखदेव। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। सही आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। किस रूप में थे? पत्रकार के रूप में। 1985 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। न्यू लैंप फॉर ऑल
फॉर ओल्ड के लेखक कौन? अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे मतलब मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। अरविंद घोष। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन ऑप्शन सी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे एवं अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 अंग्रेज थे। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष हुआ। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1927 में था मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 1917 में, सॉरी 1927 में, 1927 में, ठीक है। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध करने में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया था, ठीक है। तो स्टेटमेंट आएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करने में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया था, तो हाँ किया था। और सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। इस कमीशन की रिपोर्ट में प्रांतों में द्वैध शासन को निष्कासित करना, पद दलित वर्गों के लिए आरक्षण एवं भारत में संघीय संरचना का अनुदान की सिफारिश शामिल थी। किंतु केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार के निर्माण का प्रावधान नहीं था। ज्यादातर ये होता है कि उसमें जो 7 सदस्य थे कुल अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं था। लेकिन इसमें ये भी ध्यान देना है कि इस कमीशन की रिपोर्ट में प्रांतों में द्वैध शासन को निष्कासित करना, पद दलित वर्गों के लिए आरक्षण एवं भारत में संघीय संरचना का अनुदान की सिफारिश शामिल थी, किंतु केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार के निर्माण का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 के डैश कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। सही उत्तर है 1927 में भी पढ़े थे हम लोग। 1927 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मद्रास। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का समर्थन किया था? विरोध करने में किसने समर्थन किया था? ऑप्शन सी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग समर्थन किया था विरोध करने में। सही है। नेक्स्ट है कि साइमन विरोधी आंदोलन का नारा था। साइमन विरोधी आंदोलन का नारा था साइमन वापस जाओ। ऑप्शन सी साइमन वापस जाओ। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के रिपोर्ट में इनमें से किसकी सिफारिश नहीं थी? साइमन कमीशन के रिपोर्ट में इनमें से किसकी सिफारिश नहीं थी? केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार का निर्माण नहीं था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
निम्न कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है कि साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जिसने भारत में वित्तीय सुधार को दिशा देने के लिए लाया गया था। गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं, वित्तीय सुधार नहीं। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे। सही है, सारा जो सदस्य था 7 था और 7 के 7 अंग्रेज थे। पहला कथन गलत, दूसरा सही है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए साइमन आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो वही इसका विरोध हुआ साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चितरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चितरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास, सीआर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू है। तो इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है कि कौन अध्यक्ष था, कौन ये सचिव था। तो स्वराज पार्टी का जब अध्यक्ष रहे तो चितरंजन दास होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि मोतीलाल, म से मोती और म से महासचिव। ठीक है, महासचिव मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष चितरंजन दास। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया एवं गांधी जी को लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस के कुछ नेता 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में चितरंजन दास एक प्रमुख नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे एवं स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित थे। उनका मानना था कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीति को प्रभावित करना चाहिए। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी के रूप में जाना गया। स्वराज पार्टी ने निजी संपत्ति के सिद्धांत, जाति, सद्भाव, श्रम और पूंजी के हितों की पहचान आदि जैसे कार्यों का समर्थन किया। 6 नवंबर 1924 को महात्मा गांधी जी ने सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके स्वराजवादियों और नो चेंजर्स राजेंद्र प्रसाद तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1926 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है? पार्टी का तत्काल उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता को तेजी से प्राप्ति है। पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी के रूप में वर्णित किया गया था।
पार्टी ने निजी संपत्ति के सिद्धांतों का प्रचार किया। इसने जाति सद्भाव और श्रम और पूंजी के हितों की पहचान का समर्थन किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सही उत्तर ऑप्शन ए है। पार्टी ने तत्काल उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की तेजी से प्राप्ति है। तो ये है जो ये नहीं था, इसका कौन सा इसके बारे में सही नहीं है। तो पार्टी का तत्काल उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की तेजी से प्राप्ति है, ये नहीं था। बाकी ये सब है कि पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी के रूप में वर्णित किया गया है और पार्टी ने निजी संपत्ति के सिद्धांतों पर भी प्रचार किया है। इसमें जाति सद्भाव श्रम और पूंजी के हितों की पहचान का समर्थन किया है, ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों और नौ चेंजर्स के बीच के संघर्ष को किसने समाप्त किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी आर दास। नेक्स्ट है, इन घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम बताना है। मुद्दिमन की कमेटी की नियुक्ति 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आना 1928, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, स्वराज पार्टी 1923। तो चलिए इसको बिठा लेते हैं सही से। सबसे पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग 1919, तो ऑप्शन 3 और 3 के बाद 4, ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, मुद्दिमन कमेटी की नियुक्ति 1924, साइमन कमीशन का भारत आना फरवरी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल का डैश सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह 1928 में राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तालुका क्या था? बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और एवं यह सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक अनुभूति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में किसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूवी कम्युनिस्ट। उन्नीस सौ 24 में कानपुर षड्यंत्र मामले में न्यूवी कम्युनिस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अंग्रेजों ने व्यापक स्तर पर कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया और उन्हें सजाएं दी गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। मानवेंद्र नाथ राय जिन्हें कहा जाता है एम.एन. रॉय ने द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध 1929 में तोड़ दिया। एम.एन. रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कम्युनिस्टों के एक प्रमुख नेता थे। इस वीडियो में इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा आपको
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।